हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करना इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट, understanding customer needs and delivering values to satisfy those needs profitably. It involves planning, organizing, directing, and controlling marketing activities to achieve organizational goals and meet customer demand. तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बाकी सारे मैनेजमेंट की तरह ये भी एक आर्ट है और साइंस है। किसकी? ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। आप ऐसे ही रैंडमली तो चूज़ नहीं करते, इसके लिए आपको पूरा एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, पूरा प्लान करना पड़ता है किसको चूज़ करने के लिए, टारगेट मार्केट चूज़ करने के लिए। टारगेट मार्केट चूज़ करने से पहले आपको सेगमेंट करने पड़ते हैं। सेगमेंट मतलब आप डिवाइड करते हैं पूरे कस्टमर को, पूरे जितने भी हमारे मतलब पॉपुलेशन है उसको सेगमेंट करते हैं। फिर उन सेगमेंट में से आप वो चूज़ करते हैं सेगमेंट जो आप टारगेट करने वाले हैं, जिनके लिए आपको प्रोडक्ट बनाना है और जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने टारगेट चूज़ करते हैं, टारगेट मार्केट करते हैं कि कहाँ आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर नीड को। ठीक है, कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट दें जो कस्टमर को चाहिए। ठीक है, एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई दोज नीड प्रॉफिटेबली। अब आपको क्या करना है? डिलीवर भी करना है। ठीक है, वो डिलीवर करना है ऐसे जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और क्या जनरेट हो? प्रॉफिट जनरेट हो। इट इज़ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसमें बाकी मैनेजमेंट की तरह इसमें भी प्लानिंग है। आप पहले प्लानिंग करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो सारी एक्टिविटीज़ को, डायरेक्शन करते हो, डायरेक्ट करते हो। ठीक है, एंड कंट्रोल करते हो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड मीट कस्टमर डिमांड। ठीक है, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट का। नाउ कम्स इम्पोर्टेंस। Marketing management focuses on managing the marketing resources and activities of an organization to maximize customer satisfaction and achieve business objectives. मतलब क्या है इसका कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है? सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना, मार्केटिंग की और एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, जिससे कि आप अपने कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाएँ और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाएँ। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कस्टमर के लिए बना रहे हैं अपने, ताकि आप उनको सेटिस्फाई कर सके अपने प्रोडक्ट से। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो पहली है, इट आइडेंटिफाई कस्टमर नीड। मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने से पहले आप एनालाइज करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, दैट ऑफर वैल्यू। ऐसा होना चाहिए कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट भी रखता हो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी कोई रैंडम प्रोडक्ट नहीं बनाने जो वो खरीद सके, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। ठीक है, वो कॉस्ट पे करेगा, ठीक है, तभी खरीदेगा, तो वो उसके लिए वैल्यू रखना चाहिए। देन इट इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आपने टारगेट कर लिया, आपने अपनी मार्केट चूज़ कर ली कि आप अपना प्रोडक्ट इनको सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको कम्युनिकेट करना भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया है। उनको अट्रैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर किसी कंपनी ने फेस वॉश बनाया है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली अगर वो कहते हैं कि उन्होंने गर्ल्स के लिए फेस वॉश लॉन्च किया है, तो उसके लिए उनको प्रमोशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे करेंगे, टेलीविज़न पे करेंगे, रेडियोज़ पे करेंगे, कहीं पर भी करेंगे, प्रमोट करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि वो प्रोडक्ट किनके लिए है, कौन उसको परचेज़ कर सकता है। ठीक है,
तो दैट इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसके बाद आता है इट बिल्ड्स एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। लास्ट है डिराइव्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्ट बेचना ही टास्क ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कस्टमर के साथ रिलेटेड रहना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं कुछ अमेज़ोन से परचेज़ करती हूँ या फिर मैं ज़ेप्टो से परचेज़ करती हूँ, ठीक है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने परचेज़ किया, उसके बाद वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस मैंने पे किया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। बट वो कॉन्टिन्यूसली मुझे क्या करते हैं, नोटिफाई करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट आया है। ठीक है, जो प्रोडक्ट मैंने लिया है उससे रिलेटेड वो मुझे प्रोडक्ट नोटिफाई करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, ईमेल के थ्रू भेजते हैं, ताकि मैं उनसे रिलेटेड रहूँ। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनशिप। डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, तो कस्टमर को परचेज कर लिया कस्टमर ने, वहीं तक नहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनसे रिलेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दोबारा परचेज करें आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि एज वी ऑल नो कॉम्पिटिशन इज़ देयर। तो कॉम्पिटिशन से अपने आप को अलग करने के लिए कंपनीज को कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ठीक है, उसके बाद आता है इससे क्या होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को जब कंपनी परफॉर्म करेगी तो उसको अल्टीमेटली ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, और वो क्या करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी। नाउ नेक्स्ट, आप यहाँ पे पिक्चर बना है। ठीक है, दैट इज कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है, पहले प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट जनरेट कर लिया या सर्विस जनरेट कर ली, उससे क्या होगा, उससे पहले क्या होता है, नीड होती है। आप एनालाइज करते हैं कस्टमर की नीड को। ठीक है, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, फिर ऐसा प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जो कस्टमर को वैल्यू दे, सेटिस्फाई करे और वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। उसके बाद वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब किसी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना लिए, वो स्टोर करने के लिए तो नहीं बनाए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बनाए हैं। तो वो क्या करता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट प्लेस क्या है, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर आते हैं और क्या करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं इनका गुड्स एंड सर्विसेज का अगेंस्ट प्राइस। बायर सेलर को प्राइस पे करेगा, सेलर बायर को प्रोडक्ट देगा। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, गुड्स का मनी के लिए एक्सचेंज हो रहा है, और उसी के साथ रिलेशनशिप भी बन रहा है। ठीक है, किसका, कस्टमर एंड सेलर का, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे, यहीं पे ये सब कुछ डिटेल में लिखा है कि क्या होता है। की कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या है, नीड, वांट एंड डिमांड, देन मार्केट ऑफर आता है, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन होता है, एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप होता है, मार्केट होता है। मतलब पहले हमने क्या किया, हमने नीड को एनालाइज किया, कस्टमर की वांट क्या है और वो क्या एक्चुअली पे कर सकता है उस चीज़ के लिए, तो वो बनता है डिमांड। जब वो अपनी पॉकेट से मनी पे करता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड डिमांड। नीड क्या होती है, नीड उसकी ज़रूरत जो उसे चाहिए। ठीक है, वांट जो मतलब नीड से एक स्टेप ऊपर है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी वांट है वही नीड भी हो। ठीक है, वांट तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। वांट तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, तो जो डिमांड है वो एक्चुअली है क्या, उसकी परचेजिंग पावर, वो क्या अपना मनी देता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बाय करने के लिए, वो आता है इसमें। देन मार्केट ऑफरिंग, अब पता चल गया प्रोड्यूसर को कि कंज्यूमर को इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे, ऑफर करेंगे, मार्केट में ऑफर करेंगे प्रोडक्ट, सर्विस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफर टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। थर्ड में आता है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन।
क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट? ताकि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो सके, कुछ वैल्यू जनरेट हो सके कस्टमर के लिए। ठीक है, वैल्यू क्या होता है? द परसीव बेनिफिट रिलेटेड टू कॉस्ट। अब क्या है, हमें पता चल गया कि ये डिमांड है, कस्टमर इसको पे भी कर सकता है खरीदने के लिए, तो वो प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। अब उसके लिए वो वैल्यू जनरेट करेंगे। अगर मैं कोई चीज़ या पे कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मेरे इम्पोर्टेंट है ना, मुझे चाहिए वो, तो वो वैल्यू क्रिएट करेगा मेरे लिए, मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा। तो वो हमारा थर्ड पॉइंट में आ गया। नाउ कम एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप। अब मुझे पता है कि ये कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने प्रोडक्ट बना लिया, ये उसकी कॉस्ट भी वो पे करने को तैयार है इतना, ठीक है, वो उसकी सेटिस्फैक्शन भी है। अब मुझे ये प्रोडक्ट किसको देना है? अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंचाना है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। जब बायर्स एंड सेलर एक साथ मिलकर मार्केट में एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर मनी। ठीक है, अब सेलर क्या करेगा? सेलर बायर को देगा प्रोडक्ट, और बायर उसको क्या पे करेगा? मनी पे करेगा। और इससे ही क्या बिल्ड होगी? रिलेशनशिप बिल्ड होगी कस्टमर के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट। जब a group of actual and potential buyer comes for their particular demand to the seller, ठीक है, सेलर से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड के लिए जब वो मार्केट में आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल बायर। हर कोई एक्चुअल बायर नहीं होता, ठीक है, हर किसी को आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए। जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ मिलती है, काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं, आप उसी के पास जाते हैं जो आपको एक्चुअली वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको चाहिए, आप जिसके लिए पे कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ग्रुप ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस प्लेस को मार्केट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको सारे बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको ही इलेबोरेट करके देखेंगे, जानेंगे इनके बारे में डिटेल में। ओके, तो फिर आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। हम सबको पता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 पी आते हैं, 4 पीस। ठीक है, जो कि किसने दिया है? मैकार्थी। उन्होंने बोला पहला पी है प्रोडक्ट, सेकंड पी इज प्राइस, देन प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स मतलब इन ये मार्केटिंग जो है वो इन 4 मिक्स को कंसिस्ट करके बना है। ठीक है, इसमें 4 टूल्स आते हैं जो क्या कर रहे हैं? ये 4 टूल्स हमें हेल्प करते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। पहला है प्रोडक्ट। आप पहले प्रोडक्ट जनरेट करेंगे ताकि वो आप ऑफर कर सके मार्केट में। हमने ऊपर पढ़ा ना, नीड, वांट्स, डिमांड, वहीं से आया है। तो हम पहले प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, उसके लिए हम एक एक्यूरेट प्राइस डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल कर रहा है वैसे ही प्रोडक्ट के लिए, और कस्टमर कितना प्राइस पे कर सकता है। ठीक है, और हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, हम कितना कॉस्ट कवर करेंगे, उस हिसाब से सेलर क्या बनाता है? सेलिंग प्राइस बनाता है। देन थर्ड, प्लेस। प्लेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू डिलीवर द प्रोडक्ट। प्लेस इज, अब जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली बायर, हर एक बायर के पास नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना, उसको क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए, ताकि वो उन चैनल का यूज़ कर कर बायर से अल्टीमेट बायर तक पहुंच सके। ठीक है, तो नाउ डेज देयर आर सो मेनी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व। ठीक है, होलसेलर आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, ये पूरा चेन होता है प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक रीच आउट करने के लिए। देयर आर सो मेनी इंटरमीडियरीज जो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर को टू रीच आउट द कस्टमर। ठीक है, तो उसके लिए, ताकि प्रोडक्ट डिलीवर हो सके। ठीक है, नाउ कम्स प्रमोशन। प्रमोशन इज, जब हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, हमने प्राइस डिसाइड कर लिया, हमने प्लेस डिसाइड कर ली, नाउ कम्युनिकेट करना इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अट्रैक्ट दी कस्टमर। ठीक है, आप अगर बना के बैठ जाएंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे,
आज के टाइम में नाउ डेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रमोशन एडवर्टाइज हो किसी भी प्रोडक्ट की, तभी कस्टमर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उसको परचेज करते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो एक सेलर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज टू इन्फॉर्म, प्रमोशन के अंदर सारी स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं कम्युनिकेशन, जो कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे एंड परसुएट करेंगे। परसुएट मतलब उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ एसटीपी। एसटीपी प्रोसेस क्या है? नथिंग बट इट इज, एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंट, टी स्टैंड फॉर टारगेट एंड पी स्टैंड फॉर पोजिशनिंग। तो सेगमेंट क्या होता है? डिवाइडिंग द मार्केट, dividing the market into smaller groups with similar need। अब एक पूरे मास में से वो क्या करेंगे, सेगमेंट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे पूरे मार्केट में से, मार्केट एज होल में से वो सेगमेंट कर देंगे। दीज आर कॉल्ड सेगमेंट, कि उनको, किन को, कौन इन सेगमेंट में से उनके टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं। ठीक है, स्मॉल और उनकी सिमिलर नीड्स होनी चाहिए। जैसे मैंने टारगेट किया गर्ल्स को, ठीक है, एज क्या होगी उनकी, 20 से 30 की एज की मैंने गर्ल्स को टारगेट किया, या फिर 18 को, 18 से 25 एज की गर्ल्स को मैंने टारगेट किया। तो इनकी नीड्स भी ना सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, इनकी नीड्स सिमिलर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। उनको डिवाइड करना स्मॉल ग्रुप्स में विथ सिमिलर नीड्स वालों को एक ग्रुप में डाल देना, दिस कॉल्ड सेगमेंट। वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट कॉल टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होता है? जो आपने सेगमेंट किए हैं, सारे सारे सेगमेंट कर दिए, इनमें से आपने एक अपना टारगेट बना लिया विच इज दीज गर्ल्स। ठीक है, तो इनका टारगेट हो गया कि हम इस ग्रुप की गर्ल्स को हम टारगेट करने वाले। जैसे यहाँ पे 30 40 था, 40 50, जितना भी कुछ भी गर्ल्स आ रहे हैं इसके अंदर, उसमें से हमने टारगेट ये बना लिया। ठीक है, तो सेगमेंटेशन इज नथिंग बट डिवाइडिंग द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। आप मार्केट को, पूरे मार्केट को तो कैटर नहीं कर सकते, तो उसके लिए सेगमेंट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। सेगमेंट करने से आपको पता चल जाता है कि आपको किस टाइप की ऑडियंस को कैटर करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, देन टारगेट इज सेलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट। जो प्रोड्यूसर को लगता है कि ये मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट है, वो उसको क्या करता है, टारगेट करता है, उससे फोकस करता है। Then positioning, creating a distinct image in minds of the target audience। अब वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है ऑडियंस की माइंड में अपने प्रोडक्ट की इमेज को पोजीशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देन एक छोटा सा डेफिनेशन है जो अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इलाबोरेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी जान लेते हैं है क्या। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू वैल्यू डिलीवरी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर से अगर आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाए, कैसे बिल्ड होंगे, आप अपने प्रोडक्ट से ही बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा, वैल्यू डिलीवरी नहीं हो रही। अब मैंने कुछ परचेज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया प्रोडक्ट। मेरा जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, तो मैंने चेक किया कि वो ब्रोकन है। तो मेरा प्रोडक्ट है वो टूटा हुआ है, अब ट्रांसपोर्ट में वियर एंड टियर हो गया होगा। ठीक है, तो उस वजह से वो डैमेज प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर हो गया। तो मैं किस पे फ़ोन करते हैं, हम सबसे पहले कस्टमर सर्विस पे फ़ोन करते हैं। कस्टमर सर्विस क्यों होता है? ताकि आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। हमने प्रोडक्ट तो भेज दिया,
क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ उस प्रोडक्ट से, कोई इशू तो नहीं फेस कर रहा, तो इसलिए हम कस्टमर सर्विसेज बनाते हैं। तो वही क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। कस्टमर की जो क्वारीज आ रही हैं उनको रिजॉल्व करना भी किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। उनकी टास्क है कि वो उस चीज़ को रिजॉल्व करें ताकि वो अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। अगर अगर कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है, वेल परफॉर्म नहीं है, तो क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई रहेगा, वो दोबारा परचेज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से मेरी उन्होंने सुनी नहीं, मेरा प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं हुआ या फिर रिजॉल्व नहीं हुआ जो भी क्वेरी था। तो इस वजह से वो क्या होता है, बैरियर क्रिएट कर देता है। वो कस्टमर आपके पास ना जाके किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके वो चीज़ खरीदेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हर कंपनी में एक मैनेजमेंट होता है इसके लिए। ठीक है, तो यही है इसके अंदर। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में। फर्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज gathering and analyzing data to understand market trends and customer behavior। तो सबसे पहले जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है मार्केटिंग में, वो क्या होता है, मार्केट की रिसर्च की जाती है। ठीक है, पहले हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि हम गैदर कर सके, एनालाइज कर सके किसको, डाटा को, टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर बिहेवियर। मार्केट में ट्रेंड क्या है, कस्टमर किस तरीके का बिहेवियर है कस्टमर का प्रोडक्ट्स के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए मार्केट में रिसर्च की जाती है। ठीक है, कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सके, एक लार्ज ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। सेकंड आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेकंड फंक्शन क्या हम परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। उस हिसाब से हमने देख लिया कि हाँ, इस टाइप की जो नूडल्स है वो बहुत ट्रेंड में है, तो उस टाइप का क्या करते हैं आप, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, डेवलप करते हैं। इसमें क्या आता है, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड। क्योंकि पता है कि हाँ, ये फ्लेवर्स काफ़ी पॉपुलर है नूडल्स में, तो क्या करते हैं कंपनीज, उसी टाइप के फ्लेवर्स लॉन्च करने लगी। जैसे कोरियन नूडल्स बहुत फेमस है, तो क्या किया कंपनीज ने, मार्केटिंग रिसर्च करी, ट्रेंड्स देखे कि कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा, कौन से नूडल्स को ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। ठीक है, कौन से फ्लेवर्स को ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने सेगमेंट्स किए मार्केट को। ठीक है, उस हिसाब से फिर क्या किया, प्रोडक्ट को डेवलप किया। डेवलप मतलब डिज़ाइन किया, बनाया, टू मीट कस्टमर नीड। थर्ड इज ब्रांड मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट बनाने से ही सब कुछ नहीं होता, आपको ब्रांड मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। मतलब इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। अब आप उसको नेम देंगे, ठीक है, ब्रांड नेम देंगे, लोगो देंगे, ताकि उस नाम से आपका प्रोडक्ट जाना जाएगा, वो आपका ब्रांड हो गया। ठीक है, यिप्पी नूडल्स हो गया, मैगी हो गया, ठीक है, कोरियन नूडल्स हो गए। तो ये क्या है, उनके नाम है, उनकी ब्रांड है, वो ब्रांड से ही बेचे जाएंगे। लोग कैसे जानेंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके पर्टिकुलर ब्रांड नेम से, तो मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए। ठीक है, देन ब्रांड मैनेजमेंट कर लिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जो हमारा फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। किसी भी प्रोडक्ट के फेल होने में, ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट के राइज करने में, मतलब जब प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में शाइन करता है, ठीक है, या फिर फेल हो जाता है, उसका सबसे मेजर रीज़न होता है प्राइस। अब 5-6 तरह के ब्रांड हैं मार्केट में नूडल्स के, और आप देखेंगे प्राइस काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी ऐसी है कि हमें कंपटीशन को भी ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट को प्राइस करना पड़ता है। अब आप ऐसे ही कोई रैंडम प्राइस नहीं दे सकते कि हाँ मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है, तो क्यों ना मैं इसको 2 टाइम्स कर दूँ, 3 टाइम्स कर दूँ, ऐसे नहीं होता। आप अपना कॉस्ट तो कवर करेंगे ही, पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा, कंपटीशन कितना है, उस हिसाब से आप अपना प्राइस सेट करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, सेटिंग प्राइसेस टू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विद कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर को कॉस्ट पे करना है, ठीक है,
वो उसको वैल्यू देना चाहिए, तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक बैलेंस्ड प्राइस सेट किया जाता है। देन फिफ्थ हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। प्राइसिंग भी होगी, ठीक है, प्रोडक्ट की। अब हम देखेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाले हैं, हम उसको मैनेज करेंगे। इंश्योरिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एंड प्लेस। हमें उसकी अवेलेबिलिटी, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट, तो हर शॉप में, हर नियर शॉप में वो अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर इजीली जाके उसको परचेज कर सके। तो distribution is also plays an important role. I would say it is a very critical thing to perform in every business. तो वे distribution management अच्छा होना चाहिए ताकि easily कस्टमर तक वो प्रोडक्ट रीच आउट करे, ठीक है। राइट टाइम पे राइट प्लेस पे वो, जैसे हमारे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, हर स्टोर पे, हर किराना स्टोर पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, कैसे पहुँचेगा, डायरेक्ट पहुँचने वाला है प्रोडक्ट प्रोड्यूस से डायरेक्ट बायर बायर पे जाएगा, या फिर इंटरमीडियरीज आएंगे, या तो ऑनलाइन मिलने वाला है, कैसे वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचेगा, वो पूरा मैनेजमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। देन हमारा आता है सिक्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। अब प्रमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट का, हमने इतना पैसा लगा दिया, उसको प्रमोशन करना भी इम्पोर्टेंट है, तभी कस्टमर को पता चलेगा हाँ ये ब्रांड मार्केट में है और ये हमारे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो हमें चाहिए प्रोडक्ट से वो उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट देन कस्टमर सर्विस। आफ्टर सर्विस भी, पोस्ट परचेज सर्विस और सपोर्ट भी कस्टमर को देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस प्रोडक्ट को उस तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए मार्केटिंग मैनेजमेंट के। हमने क्या लिखा, मार्केटिंग रिसर्च करी, फिर हमने उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप किया, देन ब्रांडिंग करी, ब्रांड मैनेजमेंट करा। ब्रांड मैनेजमेंट में एक और चीज़ होती है कि सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी जो नेम रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी जो कंपनीज के नेम है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते, आपको कुछ यूनिक ब्रांड नेम अपना रखना पड़ेगा जो सेम ना हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से और ब्रांड से। फिर आप प्राइसिंग करते हैं प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप फाइनलाइज करते हैं, आप कैसे करेंगे, ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, रिटेलर्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, या कैसे आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने वाले हैं, वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, ठीक है। देन आता है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। आप प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं, एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सकें अपने प्रोडक्ट के बारे में। और आप क्या करते हैं, लास्ट में कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या होती है, पोस्ट परचेजिंग सपोर्ट होता है, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ टॉपिक है प्रोडक्शन, सॉरी, हमारे टॉपिक है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग में पहला आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफीज है, ओरिएंटेशन है, कुछ भी कह सकते हो, अप्रोचेस कह सकते हो, किसकी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या आता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पहले हमारे मार्केटिंग जब हमारा स्टार्ट हुआ था, पहला कॉन्सेप्ट जो आया था वो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, फोकस इसमें था एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। ये क्या अज्यूम करता था, अज्यूम्स कंज्यूमर प्रेफर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, कंपनी प्रायोरिटाइज मास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस करने से और लो कॉस्ट में कस्टमर को प्रोवाइड करने से आपका क्या होगा, आपका सेल्स इंक्रीज होगा। आपको ये एम्फेसाइज करता है कि वाइडली अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, जो भी हम बना रहे हैं कस्टमर खरीद लेगा अगर हम उसकी लो कॉस्ट रखेंगे, ठीक है।
तो ऐसा तो नहीं होता। कस्टमर आपने बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर बार बार उस चीज़ को परचेज करेगा। ठीक है, वो उसके लिए यूज़फुल भी होना चाहिए। पर इस कॉन्सेप्ट में वाइडली फोकस किया जाता था अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे, कि हमने अगर अफोर्डेबल प्रोडक्ट बना लिया तो कस्टमर तो उसको परचेज करेगा ही। तो इसके लिए वो क्या करते थे, बल्क्स में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते थे, जिससे कि क्या उनको मिलता था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता था। मतलब तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनको क्या पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगा, एक प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट कम आएगा क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये लगता था कि ये एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करेंगे, जिससे अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, हमारे टारगेट ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, कि भाई सस्ता अगर हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर परचेज करेंगे ही करेंगे। देन सेकेंड हमारा कंसेप्ट आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, इट फोकसेस ऑन क्वालिटी एंड इनोवेशन इन प्रोडक्ट। सिर्फ अवेलेबल कराना प्रोडक्ट को काफ़ी नहीं था, क्वालिटी इनोवेशन। प्रोडक्ट में कस्टमर ने क्या स्टार्ट किया ढूंढना, क्वालिटी इनोवेशन। सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट खरीद लेना इज़ नॉट इनफ, उनको क्या होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, उनको क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट में, अच्छी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए प्रोडक्ट से। तो इसमें क्या होता है, रिव्यू कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी फीचर और परफॉर्मेंस। कस्टमर अब वही प्रोडक्ट बाय करेगा जिसमें उसको क्या मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट फीचर्स मिलेंगे और उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, वही प्रोडक्ट वो परचेज करने वाला है। ठीक है, कंपनीज इन्वेस्ट हेविली इन, तो अब कंपनीज ने क्या किया, कंपनीज ने स्टार्ट किया रिसर्च पे और डेवलपमेंट में हाईली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया रिसर्च में, डेवलपमेंट में, कि न्यू न्यू फीचर्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज क्या है, क्या प्रोडक्ट में और हम इन्हांस कर सकते हैं उनके फीचर्स को। तो वो इस प्रोडक्ट में, इस कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टार्ट कर दिया, प्रोड्यूसर ने स्टार्ट कर दिया। थर्ड आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ, हमने हमने अपनी गलतियों से सीखा। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या था कि भाई सिर्फ लो कॉस्ट करने से ही कस्टमर नहीं सेटिस्फाई होने वाला, उसको अब क्या चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। तो जो हमें सेटिस्फाई करी प्रोडक्ट कंसेप्ट में, अब सिर्फ क्वालिटी इन्हांस करना इज़ नॉट इनफ। तब आया हमारा सेलिंग कंसेप्ट। उसने क्या कहा, अग्रेसिव प्रमोशन एंड सेल एफर्ट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका फोकस था सिर्फ अग्रेसिव प्रमोशन में और सेल्स एफर्ट में, कि हमें बहुत ज़्यादा इसको क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, एग्रेसिव, इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, अग्रेसिव। ठीक है, assume customer need to be persuaded to buy product through heavy advertisement and sales tactic। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब हमें प्रमोट करना है प्रोडक्ट कैसे भी। ठीक है, ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, हर तरह की प्रमोशनल टैक्टिक्स यूज़ करने लग गए। सेलिंग कॉन्सेप्ट में होता है यूज़ करना हर तरह की टैक्टिक्स को, ताकि हेविली एडवर्टाइज करना प्रोडक्ट को, ऑफन यूज फॉर प्रोडक्ट दैट कस्टमर माइट नॉट बी टू बाय ऑन देयर ओन। ऐसे प्रोडक्ट की सेल करना जो शायद कस्टमर ना खरीदे। ठीक है, बट ऐसा होता है ना कि बार बार वो प्रोडक्ट हमें दिखता है तो हम क्या होते हैं, उसके लिए हम इंटरेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है गेन होना। ठीक है, हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, हाँ यार परचेज करके देख लेते हैं क्या है। तो वो क्या होता है, वन टाइम परचेज ही होता है, वो हैविली आपने प्रमोशन कर लिया, कस्टमर ने खरीद भी लिया, पर वो क्या है, वन टाइम ही है, और उसके लिए वो यूजफुल तो रहा नहीं। ठीक है, फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आज की डेट में जो यूज़ होता है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इसका फोकस होता है अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाई देम बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। मतलब क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सबसे इन्हांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अंडरस्टैंड करता है कस्टमर नीड्स को। अभी हमें तीन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इसके अंदर कहीं भी कस्टमर नीड नहीं आया, ये सिर्फ प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे, प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व थी। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने इस मेजर गैप को क्या किया, एनालाइज किया और उसको क्या किया, फिल किया। फिल कैसे किया, उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया जो बेटर है कॉम्पिटिटर से, और अंडरस्टैंड किया वो प्रोडक्ट के कस्टमर को एक्चुअली में चाहिए, जो कस्टमर को क्या कर सकता है, वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है,
तो उसको सेटिस्फाई कर सकता है उसकी नीड को। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसमें क्या होती है, प्रायोरिटी पे होती है। पहले कस्टमर देन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो कस्टमर प्रायोरिटी पे है, उसी से हम प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे, अपनी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर लेंगे। अगर हमने कस्टमर सेटिस्फाई कर लिया मतलब हमने क्या कर लिया, कस्टमर गेन कर लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ही होगा। एंड बिजनेस डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसली अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है कि कस्टमर किंग है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर किंग है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाना है, वही प्रोडक्ट बेचना है जो कस्टमर को चाहिए, ठीक है। देन हमारा लास्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये फोकस करता है बैलेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंपनी प्रॉफिट एंड सोसाइटल वेलबींग। इसमें तीनों ही आ जाते हैं। पहले तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन वो आएगा इसके अंदर, कंपनी का प्रॉफिट भी आएगा, एक और थर्ड चीज़ आएगी विच इज़ सोसाइटी, सोसाइटी के वेल बीइंग भी इसके अंदर आएगा। इट encourages business to focus on social and environmental issues alongside profitability। अब इसने क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट ने क्या लाइट डाला, इसने बोला इट encourages business to focus on social and environmental issues। अब आपने प्रॉफिट तो कर, आपने सोसाइटी से प्रॉफिट गेन कर लिया, पर आपको सोसाइटी को वापस भी तो करनी है जी। तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट के लिए इसका फोकस होता है, इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे, ठीक है। उसके बाद इसको रिजॉल्व करके विद प्रॉफिट, प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए। अब सारा सोसाइटी के लिए नहीं दे सकते, जितना भी प्रॉफिट गेन किया वो सोसाइटी में आपने लगा दिया, नहीं, आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना है, इन्वायरमेंट को नज़र में रख के अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने प्रॉफिट जनरेट किया तो उसका कुछ परसेंट हमें क्या करना है, सोसाइटी में डिवोट करना है। assumes customer prefer companies that cares सोसाइटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। आपको क्या करना है, सोसाइटी के लिए भी काम करना है, ऐसा हार्म प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, ना मैन्युफैक्चर करना जिसपे क्या पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे केमिकल्स बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब केमिकल्स आ रहे हैं, जो आप क्या कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन, पोल्यूटेड होगा एनवायरनमेंट, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आजकल लोग भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जो क्या करते हैं कंपनीज, जिस वो प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं कंज्यूमर जो कंपनीज सस्टेनेबिलिटी पे फोकस रखती हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में फोकस रखती है और किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाती। आजकल हमने देखा है काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मतलब एजुकेशन पे भी स्पेंड करती है, ठीक है, तो ये सारे भी इम्पैक्ट डालते हैं कस्टमर पे, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to like and share it. Thank you so much for watching this video. Bye bye.